आज जब मैं 80 साल की आयु में चल रहा हूँ तो मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ और वो पाता हूँ कि माता पिता के लिए अपने बच्चों को पालना सबसे मुश्किल काम होता है। और इस आज पेरेंटिंग इन डिजिटल एज, इसमें ये काम बहुत और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि बच्चे अब बहुत जल्दी समझदार हो जाते हैं। उनकी ज्ञान भी वृद्धि भी बहुत कम उम्र में ही हो जाती है। अब मुझे याद आता है मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर, मेरी परदादी, जो 100 साल से ज़्यादा जीवन जिया था उन्होंने। मैं उस टाइम 7वीं या 8वीं क्लास में किशोर रोमंटल कॉलेज में मथुरा में पढ़ता था। मगर मुझे जो उनकी याद है, जब मैं पहली दूसरी क्लास में पढ़ता था, ब्रिज में हम रहते थे, तो हम उनसे उनके पास बैठ जाते थे, उनकी बातें सुनते थे। वो भी खुश हो जाती थी जब उनके पास जाकर बैठते थे। हम भी उनकी बात सुन के खुश हो जाते थे। तो यानी सब पहली दूसरी तीसरी क्लास हम लोग उस जमाने में 8-9 साल। उसके बाद हमारे पिताजी का दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया, दिल्ली आ गए। चौथी, पाँचवीं, छठी क्लास दिल्ली में पढ़े, 7वीं 8वीं मथुरा में पढ़े, फिर 9वीं 10वीं फेब्रुअरी में पढ़े। तो उस टाइम क्या था कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे, बाबू दौलत राम वैश्य, उन्होंने 10वीं क्लास पास की थी। और क्योंकि हमारी फैमिली जमींदार फैमिली थी, जो 1858 में जमींदारी जब्त कर ली थी 7 गाँव की, मगर जो मिडल डिवीजन का कमिश्नर होता था रेवेन्यू का, उसको स्टैंडिंग सेक्शन थी गवर्नर की कि इस फैमिली का ध्यान रखना है, इसको कभी कोई दिक्कत नहीं हो। तो जब 10वीं क्लास पास की रिजल्ट आया तो कमिश्नर साहब ने अपने अर्दली को भेजा मेरे पर बाबा से बात करने के लिए, लाला भवानी प्रसाद जी से। उसने आके सलाम किया कि कमिश्नर साहब ने आपको याद किया है। उनका मैं कल सुबह आऊँगा। अगले दिन सुबह को गए वो कमिश्नर के पास। तो पहले कमिश्नर साहब जो थे उन्होंने अंग्रेज़ होते थे, ये 1912 की बात है, 1912। उनको पहले तो मुबारकबाद दी कि आपके बेटे ने 10वीं क्लास पास कर ली है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर जो आपका बेटा नौकरी करना चाहता है तो मैं अपने उसे ऑफिस में लगा दूंगा क्लर्क। तो हमारे परबाबा लाला भवानी प्रसाद जी ने कहा कि जी मुझे तो पता नहीं, मैं लड़के को भेज दूंगा, उससे बात कर लेना, तो चाहेगा तो ठीक है। तो हमारे परबाबा लाला भवानी प्रसाद जी ने हमारे बाबू दौलत राम जी से कहा कि बेटा कमिश्नर साहब के घर चले आओ। वो पीछे के हिस्से में रहते थे कमिश्नर ऑफिस में, जो मिडिल कॉलेज के सामने है, विक्टोरिया पार्क में। तो आगे के हिस्से में ऑफिस होता था, काफ़ी बड़ा कैंपस था। अब जो मिडिल स्टेडियम वो पोलो ग्राउंड होता था, कमिश्नर ऑफिस के बिल्कुल पीछे होता था। तो अंग्रेजों को पोलो खेलने का बहुत शौक था। तो खैर हमारे बाबा पहुँचे, उन्होंने कहा बेटा तुम नौकरी करोगे? उन्होंने कहा कर लूँगा। तो उनको जूनियर क्लर्क लगा दिया। अब वो प्रमोशन होते होते हेड क्लर्क बन गए। तो उनको ट्रांसफ़र किया बुलंदशहर, प्रमोशन दे के सुबर्डिनेट, जो गजेटेड पोस्ट है। तो हमारी परदादी जो थी कह रही बेटा तुम मुझे बुढ़ापे में छोड़ के कहाँ जा रहा है? 3 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया।
बाबा ने कहा कमिश्नर साहब को जी तो मैं कभी मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो गवर्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसिल करने के लिए। पर ठीक है जी ये कर दो। तो गवर्नर ने परमिशन तो दे दी, साथ में ये कंडीशन लगा दी कि ये सीनियरिटी के बेस पे कभी अपना कोई प्रमोशन क्लेम नहीं करेगा। ठीक है, हो गई बात। बुलंदशहर का ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसिल हो गए, मेरठ से बुलंदशहर 30 किलोमीटर पे है। मगर उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज जो थे वापिस जा रहे थे, बहुत जो बुढ़े हो जाते थे, रिटायरमेंट की एज जो ज़माने में 55 साल की थी, तो जो कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट होता था कमिश्नर का, वो अंग्रेज़ होता था, क्योंकि गवर्नर से जो ऑर्डर्स आते थे कमिश्नर को वही रिसीव करता था। वो टिक टिक वाला टेलीग्राफ का ज़माना होता था, टेलीग्राफिकली आते थे गवर्नर के ऑर्डर से। 7 डिस्ट्रिक्ट मेरठ के जो है उसका एक इंचार्ज होता था कमिश्नर। सबसे बड़ी कमिश्नरी थी रेवेन्यू की मेरठ जो डिवीजन थी। तो अब क्या हुआ, अंग्रेज जाते रहे तो एक जो उनका कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट था उसकी 55 की एज हो गई, वो भी कहना मैं भी जाता हूँ। तो कमिश्नर साहब माने कि भाई कोई आ जाए दूसरा अंग्रेज मिल रहा है, तो उसकी एक्सटेंशन देते रहे। 2 दफ़े एक्सटेंशन दी, कोई नहीं मिला। अब उसने कहा जी अब मैं नहीं रह सकता इंडिया में, मैं तो जा रहा हूँ इंग्लैंड वापस। वो चला गया। तो मेरे बाबा को जो था वो कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट बना दिया कमिश्नर साहब ने। तो वो ग्रेजुएट पोस्ट होती थी, वो सिविलियन के इक्वलेंट। 1945 में वो रिटायर हो गए। 1912 में मार्च में नौकरी ज्वाइन की थी और मई 1945 में 55 एज की 21 साल की तो रिटायर हो गए। फिर कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से कह के उन्हें 1 लाख की जूरी का मेंबर बनवा दिया। तो जिस दिन सुनवाई के लिए जाते थे तो उसके 7 रुपये हो जाते थे और 130 रुपये की पेंशन से रिटायर हुए थे। उस ज़माने में डीए वगैरह डियर स्लिप नहीं होता था, तो 260 रुपये की तनख्वाह पे 50% पेंशन, 130 रुपये पर मंथ पेंशन। आराम की ज़िंदगी चल रही थी उनके। हमारे जो पिताजी थे, ये 3 भाई और 3 बहनें थी। तीनों बहनों की शादी हमारे बाबा ने अपनी सर्विस टाइम में कर दी। 3 बेटे जो थे उनमें सबसे बड़े लाल सुंदर थे, श्याम सुंदर जी थे जो हमारे ताऊ थे। वो उसे 8वीं क्लास से पढ़े थे, वो ज़्यादा पढ़े। उसके बाद मेरे पिताजी ज्ञान सुंदर अग्रवाल जी, ज्ञान सुंदर थे, वो ज्ञानी भी बहुत थे। उन्होंने एम इकोनॉमिक्स किया आगरा यूनिवर्सिटी से और टॉपर थे एम इकोनॉमिक्स में। फिर LLB में टॉप नहीं किया, फिर कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटेंसी में उस टाइम से लंदन से होता था इंस्टीट्यूट, इंडिया का कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। और इंडिया में एक अकेला कैलकाटा में सेंटर होता था और मेरे फादर की कैलकाटा में पोस्टिंग थी, उस नौकरी ज्वाइन कर चुके थे। तो उन्होंने फिर वो होल कॉमनवेल्थ के टॉपर थे 1942 में। तो एजुकेशन के मामले में उनका अनबीटेबल थे। उनसे छोटे हमारे जो थे लाला जगदीश प्रसाद जी, चाचा जी हमारे, वो शुरू से RSS वगैरह में बिजी रहे। तो ताऊ ने तो 8वीं क्लास पास कर दी, चाचा ने 7वीं क्लास के आगे पढ़ी नहीं। मैं बिजनेस किया, उन्होंने हमारे बाबा ने को बिजनेस करा दिया। वो सक्सेसफुल से दोनों 55 अचीवमेंट में कोठियाँ बनाई दोनों ने। हमारे फादर चलते रहे सर्विस में, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इकोनॉमिक डिवीजन में ज्वाइन की थी एज असिस्टेंट। तो 6 महीने उस ज़माने में कैपिटल जो होती है राजधानी दिल्ली होती है, तो 6 महीने शिमला,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिज़ाइन करके ये डिफेंस अकाउंट ज्वाइन कर देती सर्विस। उन्होंने सोचा तो था कि ये, क्योंकि उसका CME का ऑफिस होता था मेरठ में, कि मैं घर पे रहूँगा, ये दिल्ली और शिमला का झंझट छूट जाएगा, वो हुआ नहीं। ऑल इंडिया ट्रांसफर से उनके ट्रांसफर होते रहे, 2-2.5 साल से ज़्यादा कहीं नहीं रहे। तो नाटो मैंने, अब हमें तो पता नहीं क्योंकि हम पैदा ही नहीं हुए थे जब हमारे पिताजी पढ़े लिखे, मगर हमारे पिताजी ने भी कभी पढ़ने के लिए हम पे दबाव वो नहीं डाला कि पढ़ो। उस जमाने में कंप्यूटर मोबाइल वगैरह आए ही नहीं थे, टाइपराइटर भी कभी नहीं देखा, टेलीफोन भी नहीं देखा। टेलीफोन से मेरा वास्ता पड़ा लैंडलाइन वाले से अगस्त 68 में, जब मैंने अस्तापुर में नौकरी ज्वाइन की टाउन डेवलपमेंट बोर्ड में। तो टेलीफोन का मैंने पहली दफ़ा तब इस्तेमाल किया, और टेलीफोन डायरेक्टरी देखना सीखा। उसमें टेलीफोन डायरेक्टरी में पहली पेज पे लिखा था कि ये पब्लिक सर्विस के लिए है टेलीफोन, कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट सर्विस के लिए नहीं है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ उस जमाने में एक ही डिपार्टमेंट होता था। तो खैर बढ़ती है चीज। डिप्लोमा 10वीं क्लास पास की, डिप्लोमा किया, उसके बाद नौकरी की तलाश में लग गया। 65 में इंडिया पाकिस्तान की वार हुई थी, तो नौकरी नए लड़कों को मिल गया, जो लगे हुए थे उनको निकाला जा रहा था, रिट्रेंचमेंट हो रहा था, बड़ा मुश्किल था। तो नौकरी की मोदी बोर्ड में, मगर जब मैं उसके बाद में टाउन डेवलपमेंट बोर्ड में आ गया, तो वहीं मैंने रह के जो था, दिल्ली में क्लास लगती थी कोचिंग हर संडे को, तो 68 और 70 के में 2 साल पढ़ के एग्ज़ाम पास कर लिया था टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का, प्राइमरी एग्जामिनेशन डिप्लोमा के बाद, सिविल इंजीनियरिंग के बाद। अब मुझे आर्किटेक्चर वगैरह मैंने पढ़ा था, तो उसमें इंटरेस्ट होने लगा। उसके बाद जो था, दिल्ली में नौकरी लगी, दिल्ली आ गया, यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन की, MI के अंदर डिग्री करने के लिए एग्ज़ाम देता रहा। शादी हो गई, बीच में छूट गया। फिर 73 में हमारा बेटा मोहित हो गया, और 78 से मैं जो था ये मुझे सोशल सर्विस का कुछ चस्का लग गया। मैं जो था इंडियन एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी, हालांकि मैं तो नॉमिनेशन में नहीं भरा था, जिसका भरा था उसे विड्रॉ करा के जिसके प्रपोजल सेक्रेटरी थे मुझे बना दिया, वो बन गया। 1 साल जनरल सेक्रेटरी, 2 साल फिर ये प्रेसिडेंट रहा। एक जदारीपति मेडिसिन चालू की, फिर इंजीनियर्स की में डिफरेंसेस हो गए, डिवीजन हो गया, ग्रेजुएट इंजीनियर्स एसोसिएशन अलग बन गई, तो मुझे उसका जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया, और कहा अभी आप मैगजीन चालू करें ग्रेजुएट इंजीनियर्स एसोसिएशन की। तो पहले मैंने जलाधिपति 3 साल पब्लिश की, उसका 1 साल चार्टर्ड नाम की। तो मैंने देखा कि लिखने लिखाना कोई लिखना, मतलब नोट कमाने में लगे रहते थे। मैं आर्टिकल लिखता था बहुत सी दफ़े, नेकी कर खूबेदार, मैं दूसरों के नाम से कहता भी यार तुम याद देख लो इसको, तुम्हारे नाम से पब्लिश कर देते। वो कहता हमें तो लिखना नहीं आता, मैं कर देता था, कविता भी लिख देता था, कार्टून बना के दूसरे के नाम से पब्लिश कर दिए उसमें जलाधिपति में, क्योंकि उसको भी शौक था। वो कहता यार बनाने मुझे आइडिया नहीं आता दिमाग में। तो खैर, तो नेकी कर कुएदार वो हुआ। उसके बाद जो था 76 में मुझे, उससे पहले जब मोहित 77 में का जन्म हुआ, 76 में मुझे यमुना विहार में प्लॉट अलॉट हो गया, और
मार्च 77 में मोहित का जन्म हुआ बेटे का, और वो नवंबर 77 में इसकी रजिस्ट्री हो गई लीज की प्लॉट की DDA से। और 78 में इसकी कंस्ट्रक्शन चालू की। वो पहले तक बनाया, DPC तक पहुँचे, फाउंडेशन प्लेन। तो रीता मेरी पत्नी है, उसने कहा यहाँ तो कुछ भी जंगल है, आप तो अभी जाके बैठ जाओगे, यहाँ को लूट कर ले जाएगा, बंद करो काम। बंद कर दिया। फिर 81 में दोबारा चालू किया, फिर 82 में शिफ्ट कर दिया इस मकान। तो मुझे DDA से प्लॉट अलॉट हुआ था, तो मैं उसमें इंटरेस्टेड हो गया, और मैं ईस्ट दिल्ली की जोनल सेक्रेटरी बन गया। अपेक्स DDA कॉलोनीज जो थी उसकी 21 एसोसिएशन के ऊपर अपेक्स कॉलोनी थी। तो मेरा सोशल वर्क इंजीनियर एसोसिएशन का भी, और ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का भी, तो इनका डेवलपमेंट में बहुत सी चीज़ें गलत हुई। मैं उससे नाखुश था, वेस्टेज ऑफ मनी थी, लॉ का वायलेशन था। तो बिजली का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते थे। तो कंज्यूमर एक्ट 1986 बनाई था, तो हम कंज्यूमर फोरम में पहुंच गए। हालांकि वही तो उस टाइम 8वीं क्लास में पढ़ता था। तो कहने लगा कि नहीं अग्रवाल जी, वो बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम है। मैं तो मेरा लड़का तो भी 8वीं कहता नहीं, उसको बहुत फ्लक्चुएशन और बिजली बहुत जाती है, 6-6 8-8 घंटे नहीं आती, परेशानी हो जाती है घर में। मैं अच्छा। तो खैर वहाँ पे मुकदमा जीता, वो अपना ब्लॉक के लिए भी 5 ब्लॉक के लिए नया ट्रांसफार्मर लगा दिया देशों ने। तो मैं बड़ा इंकरेज हुआ। तो मैं जब ये नाले सीवर गलत, नाले स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन जो होती है गलत बनी है, तो फिर पहले हाई कोर्ट में पहुंच गया, इससे एनवायरमेंटल वाटर पोल्यूशन हो रहा है। उन्होंने 3 दिन में बात सुनने के बाद अब इस रेट में डिसाइड नहीं हो सकता, अब नया रेट फाइल करो। तो क्या मुझे तब लॉ नहीं पढ़ा था। फिर मैंने जब उन्होंने 3 दिन से सवाल किए, 2 जजेस की बहस थी, तो मेरा दिमाग खुल गया। मैंने इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसेस कोड, क्रिमिनल प्रोसेस कोड, एनवायरमेंट एक्ट, एयर एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट 74, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, DD एक्ट, ये सारे परचेज करके पढ़े। और उसके बाद मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा, पोर्टेंट ऑफ हॉलोकॉस्ट, विनाश के लक्षण। अब जो पब्लिश हुआ तो मुझे पहले तो सबसे पहले मैंने लेक्चर दिया था गांधी पीस फाउंडेशन में, फिर इंडिया हैबिटेट सेंटर में लोधी रोड पर, जब गंगा के पोल्यूशन का फेज 1 कंप्लीट हुआ था, उसको मुझे इनवाइट किया गया था। तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी ने इनवाइट किया एनवायरमेंटल लॉ पे, जो फर्स्ट एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया था जून 1989 में। तो मुझे लिखने की आदत पड़ गई। 78 से पड़ गई थी जब मैंने ये मैगजीन चालू की थी। अखबार में जो थे ये प्रॉपर्टी टैक्सेशन के लिए सब बड़े परेशान थे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद दीवान दौलत राम वर्सेस न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल और लैंड दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1957 के ऊपर जजमेंट था वो, कि जो कॉस्ट ऑफ लैंड और कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है उसका 10% जो है वो एनुअल रेंटल वैल्यू होगी, 7% से बढ़ाकर 10% कर देती। जो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट था 43 में 7% थी। उससे ये दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सबको नोटिस इशू कर दिए और रिश्वतखोरी का खजाना खुल गया। मैंने MCD एक्ट पढ़ा था क्योंकि, तो उसमें जो था मैंने देखा कि ये तो जो है सेक्शन 135 में लिखा अभी कमीशन में अप्लाई वैल्यूअर, कॉम्पिटेंट वैल्यूअर में क्वालिफाइड वैल्यूअर, जिसने वैल्यूएशन में ग्रेजुएशन किया हुआ रियल एस्टेट का। और 169 में जो था कि कोई इलीगलिटी हो तो उसके खिलाफ अपील, मगर वो जो कमीशन को अपील होती थी। और जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर्स आते थे डेपुटेशन पे,
डिप्टी असेसर कलेक्टर, जॉइंट असेसर कलेक्टर, असेसर कलेक्टर, महान रिश्वतखोर। तो मैंने वो मुहिम चला दी कि टैक्स मत दो, और साइकिल स्टाइल करके और बांट दिए सबको कि इस पर अपने नोटिस का नंबर डालो, अपना मकान का एड्रेस डालो, साइन करके रसीद कराओ सब्सिडी में, और कॉपी टू कमिश्नर दिल्ली मुस्लिम कमिश्नर। तो तकरीबन 400 मैंने ऐसे रसौल भिजवा दी। तो मैंने देखा कि नोटिस आ रहे कुर्की के, तो अब क्योंकि मैं कल लकूना पकड़ चुका था, तो मैंने कहा भाई मैं 10% दूंगा जिस पर कुर्की का नोटिस आ रहा है, जितने अमाउंट की कुर्की है। 3 लाख की कुर्की आई है तो 30,000 रुपये दूंगा। और कोर्ट में मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हराना शुरू कर दिया सब्सिडी को। और मैं उसको असेसमेंट करता तो मैं उसको जिसकी 84,000 रुपये पर एनम जिसके टैक्स असल का मैंने को 8,400 फिक्स करा दिया, क्यों मैं समझ गया इसके पास है नहीं कंप्यूटर वैल्यू सब्सिडी के पास। तो मैं क्वालिफाइड था, मैं 82 को पास हो चुका था एग्जाम। तो 84 में जो बाई लॉ चेंज किए उसको हमने चैलेंज किया, हाई कोर्ट में पिटीशन गई। तो मैं तो पिटीशन तो और थे, मैं तो इंटरमाइनर था। जिन वकीलों ने 1 लाख रुपये फीस के लिए हाई कोर्ट ने उनकी एक बात नहीं मानी, मैं अंगूठा छाप, मैं 10 पैसे ले लिए अपने एसोसिएशन के अफसर, मैं प्रेसिडेंट था। इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट की सेक्शन 151 CPC में एप्लीकेशन लगा दी, तो एडमिट हो गई वो। और जो मैंने कहा उन्होंने कैश कर दी, टोन डाउन कर दी। दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट लगा हाई कोर्ट का जजमेंट ठीक है। तो 2003 में फिर सब्सिडी एक्ट अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट एक्ट 2003, और यूनिट एरिया मेथड कर दिया बजाय कि वैल्यू ऑफ लैंड और वैल्यू ऑफ बिल्डिंग की बजाय, आसान हो गया। तो सब्सिडी के रेवेन्यू भी काफ़ी कम हो गई थी उसमें। तो 1985 में हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, 86 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था, फिर 2003 में कानून बदला गया। फिर नाली सीवर वाले मामले में मैं फिर जो था, जब ये नेशनल कंज्यूमर कमीशन में गया, 1-1 लाख रुपये कंपनसेशन दो, हमारा पोल्यूशन से हमारी लाइफ नॉर्मल लाइफ स्पेन कम हो रहा है। तो वहाँ चलता रहा। फिर 2-3 महीने बाद बहस के बाद उन्होंने एडमिट कर दिया हमारी पिटीशन जो थी। मैं आर्गू करता रहा, मैं प्रेसिडेंट था एसोसिएशन का। तो हुआ ये कि मैं ये पब्लिक सर्विस में बिजी रहा, लेक्चर देने के लिए, ये आर्टिकल लिखने लगा। ये 2 आर्टिकल जब मैंने ये मुकदमा जो था जीता हाई कोर्ट से, तो इकोनॉमिक साइंस में मेरे 2 आर्टिकल पब्लिश हुए। 2 संडे को तो उसके पर्पस और 1,000 रुपये इकोनॉमिक साइंस वालों ने, जो उस ज़माने में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर होता था, उन्होंने मुझे दिए। कहा आप उनका और भी लिखो। मैं कहा नहीं, अब मेरा मूड नहीं है लिखने का। तो मैंने किताब लिखी प्रॉपर्टी टैक्सेशन पे, तो उसको पब्लिशर ने एग्री कर लिया, और उसने जब मुझसे अपने प्रॉपर्टी को एक मामले कंसल्ट किया, मेरा दिमाग खुल गया, पलट गया दिमाग। मैन्युस्क्रिप्ट लेके गया था, उसको टाइप करा कर डबल स्पेस में, तो वापस ले आए बहाना बना के, और नहीं दी पब्लिक में। कहा इससे तो सारे वकील पैसे कमा लेंगे, मैं खुद क्यों नहीं कमाऊँ। तो मैंने प्रॉपर्टी टैक्सेस की एक कंसल्टेंसी में अच्छे पैसे कमाए। 10% लेता था कुर्की के नोटिस से, काफ़ी पैसे जाते थे। एक दफ़ा एक सज्जनारायण की फैक्ट्री थी, तो उनका 3.5 लाख का नोटिस था कुर्की का, इंडस्ट्री थी। तो मैं क्या, अभी 35,000 रुपये। तो मुग्धा मेरी बेटी जो थी वही खड़ी थी पास, वो भाग के गई अपनी माँ के पास, वो किचन में काम कर रही थी रीता के पास। कहना मम्मी पापा अभी इनको 2 मिनट लगते हैं, हाथ से कार्बन पेपर लगा के लेटर बना लेंगे, और 35,000 दे रहे हैं ये 2-3 मिनट के काम के। उसकी माँ ने कहा चुप रहे, तू जो कर रहे करना दे। तो कहना है ये 35,000 जा रहे, आप 30,000 दे। तो मैं 30,000 दे दो। बोला 15,000 तो अभी लो आप,
और अभी 1 घंटे बाद आपको बाकी 15,000 दे दूँगा, ठीक है। मैंने कार्बन पेपर लगाया और उससे 3 कॉपी बना दी, हाथ से लिख दिया पेन से, बॉल पेन से। उस ज़माने में मेरे पास टाइपराइटर वगैरह नहीं होता था, और कंप्यूटर तो बहुत दूर की कुड़ी थी, देखा ही नहीं था कभी। ऑफिस में भी नहीं आए थे कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर तो आ गए थे, कंप्यूटर्स नहीं आए थे। तो वो चला, अच्छे पैसे कमाए। मैंने प्रॉपर्टी टैक्सेशन के केस में 1 लाख रुपए तक भी फीस दी। वैल्यूएशन में भी मैंने 2 केसों में 1 लाख रुपए की फीस दी। 70,000 के 50,000 के कई केसों में लेता रहा। अच्छे पैसे कमाए कंसल्टेंसी में। जो उस टाइम सर्विस सिस्टम में था मैं, हालांकि वो गैर कानूनी था वो, पर मैंने किया कि मैं किसी और रिश्वत तो लेता नहीं था। वह कंसल्टेंसी में मैंने अच्छे पैसे कमाए। तो उस जमाने में 1995 में 1 लाख रुपए बड़ा वैल्यूएबल चीज़ होती थी। मगर मैं उनको जो फ़ायदा पहुंचाता उसको देने में मुझे तकलीफ नहीं होती थी। मेरे जो कस्टमर थे उसमें जामछाड़ भी बहुत हो गई। तो अच्छा चलाओ। तो मैं देखता हूँ कि सब ये, मुझे बच्चों को तो गाइड करने के लिए एजुकेशन की तरफ को ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिला। ईमानदारी की बात ये है, इनकी माँ ने पढ़ाई और रीता ने MA थी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल, इसमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में। उसने तीनों बच्चों की एजुकेशन की, घर में पढ़ाया। क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तो आउटडोर सोशल सर्विस में लगा रहा, आर्टिकल लिखता रहा। मैं ग्रेजुएशन का 84 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लाइफ मेंबर बन गया। वहाँ इलेक्शन हुआ दिल्ली रीजनल ब्रांच में, 3 साल उसमें रहा। इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन का मैं लाइफ मेंबर बन गया। स्टूडेंट सर्विस की मैं 8 साल इलेक्टेड मेंबर रहा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उसका आजकल मैं फेलो हूँ। स्टूडेंट वैल्यूर्स की मैंने 84 में मेंबरशिप ले ली। फिर मैं सब मीटिंग्स वगैरह में जाने लगा। तो उससे बड़ा टाइम इनमें मीटिंगों में आर्टिकल लिखने में इन्हीं चीज़ों में बीत गया। घर गृहस्थी की तरफ मेरा ज़्यादा टेंशन रही नहीं। तो मैं भी जब जून में था, जून 2024 में, बहुत में मई जून, तो 1 हफ्ते रह के आया था मैं। 2 डाल उखड़वानी थी अपनी। तो एक दिन मैं मुझसे बात कर रहा था अपने पोती के बारे में, भाई इसका क्योंकि ठीक है जय की तरफ थोड़ा ध्यान दो, लड़के की तरफ पोते की। तो उसने कहा पापा आपका तो ज़्यादा हम लोगों की एजुकेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, और मेरा कृतिका का हम दोनों बच्चों को पढ़ाते हैं। वो डॉक्टर, माँ बच्चों की डॉक्टर है। तो बेटे ने बात ठीक है, मैंने कहा बात ये तो ठीक है कि मैं बच्चों की अपनी एजुकेशन में ज़्यादा मेरा इन्वॉल्वमेंट देगा। हमारे पिताजी का भी नहीं हो रहा है। वह आज जो मैं देखता हूँ, आज जितना ज़बरदस्त कंपटीशन है, चाहे इंजीनियरिंग का एडमिशन हो, किसी भी फील्ड में, तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है बच्चों का। हमारे जो अपने बच्चे हैं, मेरे मोहित, मुग्धा, सोंदा, इन्होंने अपना बचपन नहीं देखा, पढ़ाई में लगे रहे। माँ ने इनको पढ़ाया, इनको उसका इन्वॉल्वमेंट जो थी, उसकी दुनिया जो थी, बच्चों की एजुकेशन में लिमिटेड थी। एक दफ़ा जो था नेशनल आर्काइव्स में समटाइम 95 में है, तो मेरी वाइफ का जो था सिलेक्शन हो गया था उसमें। मैं 380 के पे स्केल में था, मेरी वाइफ का सिलेक्शन हुआ 210 425 के स्केल में, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में। तो नेशनल आर्काइव्स में हिस्ट्री वालों की बहुत ज़रूरत होती है।
वो चाहती थी कि मैं हाँ करूँ तो वो ज्वाइन करूँ, मैंने हाँ की नहीं। मैं कहा ज़्यादा तुम्हारी मर्जी करो। वो अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं लेना चाहते थे। मैं चाहता था कि ये बच्चों को अच्छा सिटीजन बनाए, अच्छा इंसान बनाए, और ऐसा इंसान बनाए कि ये बच्चे खुश रहें। क्योंकि मैं जो है कोई एजुकेशन को कि कोई ज़्यादा एजुकेशन लेके आदमी खुश रहेगा ज़िंदगी में, मैं नहीं समझता ऐसा है। ये आदमी अपने कैरियर में बहुत प्रोग्रेस कर लेगा, उससे उसको खुशी मिलेगी, वो ऐसा भी नहीं है। खुशी कुछ अलग ही चीज़ है। और जीवन का जो उद्देश्य है वो ना तो मनी मिंटिंग है, ना कैरियर प्रोग्रेशन है, ऐसा नहीं है। जीवन का उद्देश्य खुश रहना। तो मैं चाहता था कि मेरे बच्चे खुश रहें, एक ही उद्देश्य था, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं था। खैर, मगर क्या होता है जिंदगी में, कभी कभी झटके लगने की जरूरत होती है। वो झटके जो लगे, 2002 में मेरी वाइफ की डेथ हो गई, रीता की। बहुत बड़ा झटका था। जिन बच्चों की तरह मैंने देखा नहीं, कभी थोड़ी देर आके गोद में खेल लिया, बातचीत कर ली, वहीं तक लिमिटेड था। कभी बच्चों को स्कूल छोड़ आया, ले भी आया, वहीं तक था। तो मुझे इन्वॉल्व होना पड़ा, घर की तरफ मुड़ना पड़ा, और मैं मुड़ा क्योंकि तीनों बच्चे अनमेरिड थे। और जब मुग्धा ने MBA किया, BSc के बाद, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स के बाद, फिर इसके लिए लड़का ढूंढने लगे। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों इसकी लड़की के भाई लड़का देखने की बात सोचने लगे, शादी की। इसकी जॉब भी लग रही थी MMTC में, डिप्टी मैनेजर की। मोहित 2 साल की सतत कंप्यूटर में नौकरी करके छोड़ के MBA करने चले गए IIM कलकत्ता। ये 2003 में करके आया। तो वहाँ से जो इसके पास सेकेंड हैंड कंप्यूटर था वो मेरे लिए ले आया। मैंने कंप्यूटर इस्तेमाल करना उससे सीखा। उस टाइम में मोबाइल वगैरह नहीं होते थे। तो अब मैं देखता हूँ कि जो मैं बात कर रहा हूँ पेरेंटिंग इन डिजिटल एज, हमारी क्या नॉलेज थी? स्कूल गए, कभी ठीक नहीं पड़े, मास्टर ने इनको झापड़ लगा दिया, थप्पड़ लगा दिया। घर पे आए, ठीक नहीं पड़े, एक आध माँ ने बाप ने झापड़ लगा दिया, वहीं तक कहानी खत्म कर गई। थोड़ी देर रो लिए, बता आपने, फिर खेल में लग गए। तो वो खेलने कूदने की एज थी, हर फट मौला मस्त रहने की एज थी। मगर जब ये बच्चे बड़े हुए, इन्होंने जो मेहनत की, बहुत मेहनत की, तीनों बच्चों ने। वो तो है आज बड़ा सक्सेसफुल है। मुग्धा की शादी हमने मुझसे पहले कर दी। सुहंदा रहे, जिसका मुझे गम आज भी है। तो क्या हुआ भाई, ये मोहित की भी शादी हो गई, मुग्धा की हो गई, अब सुगंधा की बची थी। फिर ये बंगलौर में थे, सुगंधा भी बंगलौर में थी, उसने भी LLB कर लिया था। मैं चाहता था कि ये सुगंधा यहाँ दिल्ली रह के प्रैक्टिस करे, क्योंकि लॉ में मुझे शौक था, मुझे अच्छी खासी नॉलेज भी हो गई थी, आज भी है। तो सोचता रहा, मैंने मोहित को कहा, मैंने कहा बेटा की शादी करनी है, बंगलौर तो रह के दिक्कत होगी, तुम दिल्ली आ जाओ। ये आ गए। अब बात ठीक है। तो बंगलौर में तो मुझे ज़्यादा ऐसा कोई देखने का मौका मिला नहीं। मुझे गुड़गांव आ गई है तो मुझे बहुत कुछ देखने का मौका मिला।
दुनिया को समझने का मौका मिला कि आज के ज़माने में, डिजिटल एज में, जब हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी दोनों ही नौकरी कर रहे हैं, तो बच्चों को कौन पाले, कौन उनको संस्कार दे। और नौकरी जब शुरू शुरू चालू करती है बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मोहित आया था, उस टाइम IBM में होता था यार, तो इसको वहाँ से गुड़गांव से ये नोएडा जाता था, क्योंकि जो ये भारतीय टेलीकॉम है उसके ऑफिस को जाना पड़ता था। तो कार जो इसको दिलवाई थी मैंने, इसके बाद पैसों की शॉर्टेज थी। जब कृतिका फर्स्ट टाइम प्रेगनेंट हुई थी तो इसका फ़ोन आया था। मैं कहा बेटा कितना इंतजाम कर सकते हो? उसने वो 50,000 कर लूँगा। मैंने कहा कार कितनी? 1,30,000 की। मैं अभी भेज देता हूँ। मैंने उसी दिन 1,80,000 का क्रॉस चेक भेज दिया दिल्ली से बंगलौर। कार खरीद ली। तो बंगलौर से गुड़गांव आए थे, ये कार लेके आए थे। और मेरे पास जो थी, जो मैंने अप्रैल 99 में मारुति 800 ली थी, मेरे पास कार थी। गुड़गांव आ गए तो कृतिका जो थी वो मेरी कार ले आती थी हॉस्पिटल। मोहित अपनी आल्टो से उससे जाता था, आल्टो से नोएडा। सोना जो कंपनी की कैब थी उससे जाती थी, टैक्सी से ड्यूटी पर। कोशिश की तो सोना ने भी फुल्ली कॉपरेट किया। अपने वो पोर्ट्रेट फोटो बनवा कर लाई थी प्रेम स्टूडियो कमला नगर में, जहाँ मोहित और मुग्धा ने भी बनवाए थे। अपना उसने CV बना के दिया भेजने के लिए। तो मैंने उसने जो ऐड दिया अखबार में 2 दफ़े, वो भी उसने वेटिंग की सुगंधा ने। तो वो जो था तो कभी वो रिस्पॉन्स आई थी। तो फिर मैं एक लड़के को देखने भी गया था और चार्टर्ड अकाउंटेंट था वो। मैं हुआ क्या, गुड़गांव में बड़े भयानक कांड हुए। मेरी तो जैसी आदत, मैं रोज आना मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता हूँ, अपना योगी एक्सरसाइज करता हूँ, फिजिकल भी करता हूँ, सुबह घूमने भी जाता हूँ, वही होता था। एक दिन क्या हुआ कि मैं अपना बालकनी में, जब हम वहाँ पर पहले विपुल ग्रीन में रहते, तो उसके बाद दूसरा मकान किराए पे लिया था इन्होंने, वो आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन जो है उसका, 11th फ्लोर पे। तो मैं लेटा हुआ था, वो एक्सरसाइज कर रहा था बैठा हुआ। तो जय जो मेरा पोता है, ये उस टाइम 1.25 साल का होगा, ना समझ बच्चा था। वहाँ पे कपड़ा सोगा, ये कपड़ा ऊपर से नीचे फेंक दे, चम्मच और कटोरी ऊपर से नीचे फेंक दे। एक दिन क्या हुआ कि इसने वो जो पत्थर था, वो शिवलिंग जिसको बोलते हैं, पत्थर को, पत्थर तो पत्थर ही है, वो तुलसा के पौधे में रखा था, इससे उठा उसको फेंक दिया नीचे। तो इसकी माँ ने देखा, जब पानी खिलाने आई, गुस्सा भड़क गई। तो पहले तो उसको 2-3 थप्पड़ मार रहे, उसके बाद उसको अपने बेटे को उठा के 11वीं मंजिल से नीचे फेंकने लगी। अब जैसे झकझोर के उसने हाथ बाहर किया जय के साथ, वो आगे झुकने, क्यों फेंकने, मैं बोल पड़ा। मेरे बोलने में आवाज़ तक खाई। उसने लड़के को तो नीचे छोड़ा और मुझे उल्टी सीधी बात कहने लगी। मैं चुप रहा। मैं कहा बच्चे की जान बची, और साथ साथ बच्चे की जान तो बची गई, ये तो 11वीं मंजिल से फेंकने में जिंदा नहीं बचता। साथ साथ कृतिका को भी सारी जिंदगी उम्र कैद की सजा हो जाती, और मेरे बेटे की रस्ते वही टूट गई थी। तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मुझे बड़ा एडवर्स इफेक्ट हुआ चीज़, क्योंकि मैंने देखा ये लड़की है क्या। एक दिन जो था, मैंने देखा कि बड़ी ऊंची ऊंची बात, बुलंद आवाज़ में बात कर रही है, और मैनर में, बदतमीजी इसको कहना चाहिए। और मैं समझ गया उसकी बात से कि अपने पापा से बात कर रही है।
जब बात करके उसने फ़ोन बंद कर दिया, तब तक मोबाइल फ़ोन आ चुके थे, मुझ पर भी था, इन पर भी था, स्मार्टफोन तो नहीं आए थे। तो मैंने कहा बेटा करते यार, तुम्हारे पापा ने तुमको पाला पोसा है, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो उसने मुझे, पापा ये अपनी बात कहते हैं, मेरी बात सुनते नहीं, मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं चुप हो गया, आगे कुछ कहने को बचा ही नहीं। एक जब होली के दिन जो थे, इसके मम्मी पापा भी आए थे, सुभाष चंद्र गर्ग जी और डॉक्टर शशि। तो होली का दिन था, तो इसको तो अपनी ड्यूटी जाना था, करते का रबड़ तैयार हो रही थी। इसकी माँ जो थी, अपनी बेटी का उसके किचन में लग रही थी सफाई पे। 1-1.5 घंटे से लगी हुई थी घर की किचन की सफाई, सब डिब्बे हटा हटा इधर उधर करके। तो कृतिका आई, नहा धो के उसको जाना था। उसने टोस्टर को चालू किया अपनी ब्रेकफास्ट के लिए, सेकने के लिए। वो टोस्टर चला नहीं, क्यों उन्होंने उल्टा करके झाड़ा था, एलिमेंट को टूट गया। तो गुस्सा हो गई, तो अपनी माँ को उसने वो सुनाई, इडियट, ब्लडी टूट पड़ा डेला। पर चप्पल निकाल के अपनी माँ को मारने की वही कमी थी, बाकी खूब गालियाँ सुनाई। मैं सुनता रहा, मैं यही शब्द नहीं बोला। मुझे दुख तो होगा कि अपने माँ बाप को बुला के अपने घर पर उनकी बेइज्जती करो, इससे अच्छा नहीं बुलाना था। तुम अपने घर चुकी, वो अपने घर चुकी, क्या मैं चुप रहा। अगले दिन मैं दिल्ली आया, वो टोस्टर लेके आया, बजाज का था। तो मेरे दोस्त हरबंस लाल गुप्ता, उनके बेटे को उन्होंने एजेंसी दिलाई थी बजाज की। मैंने उनको फ़ोन किया, यार मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है। उन्हें अगला नया लेने में तो नया लाते, मैं कहा नहीं आओ, उसको ठीक कराना। तो आया, ले गया। उसने अग्रवाल, मैंने वो इलेक्ट्रिशियन को दिखा कर, ये ठीक नहीं होगा कि एलिमेंट चेंज हुआ। मैं कहा कब दे चेंज? वो कहना कि बस जितने का ये एलिमेंट आएगा पूना से आएगा, यहाँ तो है नहीं, बजाज की फैक्ट्री पूना में है। उसने कहा नया टोस्टर मत लगा। मैं कहा कुछ भी पैसे की चिंता न कर, तू नया एलिमेंट लगा, मैं इसी को लेके जाऊँगा वापस। वो तो हफ्ता लग गया, मैं कहा हफ्ता लगा रहे। उसने नया एलिमेंट डाल के मुझे दे दिया, मैं ले के बंगलौर वहाँ ले गया, गुड़गांव। तब तक है इन्होंने दूसरा टोस्टर परचेज कर लिया था। इनका कहाँ काम चलना था। और वो बात मुझे आज भी याद है, जैसे बेटी ने अपनी माँ की आरती उतारी, तो चप्पल निकाल के मारने से वो कभी छोड़ दी, बाकी कुछ नहीं छोड़ा। तीसरी दफे जो था, मुझे तो पता नहीं था। तो मैं जाता था, मैं संडे को यहाँ लौट के आता था। मैं तो बच्चों को ले आता, बच्चों की देखभाल कर लूँगा, पोते पोती की थोड़ी बहुत। संडे को बेटे की भी छुट्टी होती थी, इसलिए मैं दिल्ली आया था वापस। तो मैं अपनी, मेरी आदत है हमेशा मैं टंकी पेट्रोल की फुल रखता हूँ। जब भी करवाऊँगा मैं, तो जब मैं पहुँचने से पहले मैं टंकी फुल करवा देता हूँ। मैंने कभी अपने उसमें ये नहीं 100 का डलवा लो पेट्रोल, 500 का डलवा, हमेशा टंकी फुल। तो मैं जाता था, टंकी फुल लेके जाता था पेट्रोल की, मारुति 800 कार की। 22-23 लीटर पेट्रोल आता था, 2-3 लीटर पिछला भी होता था, 25-30 लीटर होता था टोटल। तो एक दिन मैं कहा भी तंदूर रोटी का मुझे शौक है, आज भी शौक है। तो वहाँ में कहता आटा बल्लू, मैं तंदूर पर रोटी सिखवाना आता हूँ। मैं गया रोटी सिखवाने, तो लौट के आया तो देखा मेरी कार की पार्किंग लाइट जल रही थी। अब मुझे अगले दिन आता जल्दी, मैं कहता तो बैटरी ख़त्म हो जाएगी, रात भर डाउन हो जाएगी। मैं ऊपर आया तो मैं अभी ये बैटरी इसको बंद नहीं की, फिर चाबी तो ऊपर होती थी कार की। मैं अपनी जेब में थोड़ा कपड़ा चलाई कि जिम भी लेके गया था उसका बहू का भाई, उसने उसकी पार्किंग लाइट छोड़ दी। अब मैं भूखा भी था, तो क्या मैं चाबी उठा के नीचे गया, मैं गुस्से में था। तो एक मैंने पता नहीं क्या कहा, मुझे ऐसी मामूली बात थी। तो एक कृतिका जो थी गुस्से में आई झपट के, मैं देख रहा था
मैं वहीं बैठा होता, मैं खाना खा रहा था, ये तो सब खा चुके थे, जिम्मी, कृतिका और मोहित। तो मैंने देखा कि कृतिका जो है झपट के आ रही है मुझसे। क्या मोहित ने उसको कमरे से बाहर नहीं आने दिया, उसको धक्का दे के बेड पे गिरा दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मोहित भी गुस्से में था। मैं कहा मोहित में जा रहा हूँ। मैं अपने ब्रेक से उठा के चल पड़ा, हाथ भी नहीं धोए, रोटी भी पूरी नहीं खाई। और यहाँ जो टोल प्लाजा है इसमें गुड़गांव दिल्ली के बीच का, वहाँ ट्रैफिक जाम। क्या रुका मैं वहाँ, तो मेरी जो टेनेंट थी रूपा, मैं उसको फ़ोन किया कभी सो जाए कि मैं आ रहा हूँ। तो एक हवलदार आ गया, जी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो। और मैं कहा गाड़ी तो खड़ी है भैया, तो ट्रैफिक जाम हो रहा है, क्या चलान कटेगा। मैं कहा मैं कहीं रोड है क्या। उसने कहा आगे से मैं करना छोड़ दिया, चलान नहीं खाता। तो क्या मैं रात को 11 साढ़े 11 बजे आया, पानी पिया और सो गया, पड़ गया। नींद तो क्या नहीं होनी थी। तो मोहित ने ना मुझे फ़ोन किया, ना कभी लौट के आने को कहा। मैं कोई नहीं, घर में हो जाता है। तो कभी छोटा बड़ा खटपट। मैं वैल्यूशन के लिए तो गुड़गांव से मुझे केस मिलते थे, जाता जुगता रहता था, तो घंटे 2 घंटे के लिए वहाँ हो जाता था। ये लोग तो होते थे। एक दिन मैं बैठा था, एक संतोष लड़का था मेरे पास जो काम करता था, असिस्टेंट था वो, अच्छा बड़ा लड़का था, बहुत मेहनती लगा था, अनएम्प्लॉयड था। उसको मैंने रूटा ने मुझे कहा, मैंने रख लिया अपने पास, मुझे आदमी की जरूरत थी फील्ड वर्क के लिए। तो अक्सर वो मेरे साथ होता था। मैं गया तो मोहित ऑफिस से आया, तो पीहू जो मेरी पोती है उस सोफे के आर्म पर खड़ी हो गई और उसने पापा शिव हाथ लगा के। तो मुझे शक हुआ कि जो बिहारी इसकी मेड है, इसके अंदर उसके साथ सेक्सुअल असल्ट किया। वह माँ बाप को देखने की फुर्सत नहीं, माँ डॉक्टर उसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं महसूस हुई। ये भी एक कांड था। तो मैं देखा अब इसको तो मोहित को वहाँ नोएडा जाना और रोजाना, अब बच्चे को दूध पिला दिया, बच्चा रात भर का भूखा होता दूध पी लिया। उसके अब उसको दूध को हजम होने के लिए घंटा 2 घंटा तो चाहिए ना। उसके बाद ये पनीर खिलाने लगा, और पनीर था सड़ा हुआ बासी, क्या वो तो पता नहीं, वो तो बाद में पता चला। और बच्चा खा नहीं रहा है, उसके इसने उसको लाया घसीट के बालकनी से अंदर, तो 1-2 थप्पड़ वहाँ मारे, फिर 1-2 थप्पड़ अंदर मारे, फिर खिलाया, उसने उल्टी कर दी। सड़ा हुआ पनीर बच्चा कैसे खा देगा, और उसके पेट में जगह है नहीं। तो वहाँ एक तो उसको पीऊ को जैसे मरे हुए कुत्ते को मार रहा है, ऐसे उसका बाप मार रहा है गुस्से। माँ अपने बेटे को 11वीं मंजिल से नीचे फेंक रही है, अपने बाप से बदतमीजी से बात कर रही है, अपनी माँ को गालियाँ दे रही है। अच्छा जैसे उसने पत्थर फेंका तो मोहित तो जो है डर के मारे नीचे भाग के गया, और जब वो तो नीचे चला गया, उसने तो देखा नहीं जब उसको अपने बेटों को 11वीं मंजिल से नीचे फेंक रही थी। वो मैंने देखा, मैंने गालियाँ सुनी है। वो मेरे गाली को चिपकी नहीं कहीं। बच्चे की जान बच गई, कृतिका जेल जाने से बच गई, और मेरे बच्चे की गृहस्थी आज तक सेफ चल रही है। मेरा यही काम था ना कि बच्चों की सेफ्टी, वो मैंने अपना फर्ज निभाया। वो उसके माँ बापों के आने की वजह क्या थी, और भाई में तो वो समझता नहीं आया, आगे चला गया, किसी नौकरी शुक्र के चक्कर में गया होगा। तो मगर जो अब वो बात इतने सालों के बाद मुझे समझ में आई। अभी मैं पिछली दफ़ा गया था, क्योंकि मैं भी अपनी बेटी के जाता हूँ, मगर मैं कभी भी 5 दिन से ज़्यादा अपनी बड़ी बेटी का रुका नहीं, और जब भी जाता था 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से देख के आता था।
मैं अपनी छोटी बेटी का 3.5 महीने रुका, उनको भी 3 लाख दे दिए मैंने चेक से। मैं किसी अपने बच्चे से पैसे कभी नहीं लिए, नेवर। वैल्यूशन के आते थे पैसे, मेरे पास बहुत पैसे आते थे, पोते पोती उनके अकाउंट में डाला था, पोती के ज़्यादा डालता था, पोते के कम। जो भी दिवेश्वर लैंड में रहते, मैं 10,000 रुपये निकालता था, बाजार से फल सब्जी रोड ले आता था, घूमने जाता था कोई कंदरहाली लेक पे बंगलौर में, वहाँ सब्जी फल सब्जी सेलेक्ट किए, तुलवा के और पैसे दे के छोड़ आया, अपने नौकरी के हाथ घर भिजवा देता था। तो उसको अलमारी भर में घर पे आकर रख, क्यों मेरे बस की वजन उठाना बचा नहीं था। कभी आटा भी पिसवा लाता था, सामने वो मोर माल होता था, वो तो माल से भी सामान ले आता था घर का। तो मैंने कभी अपने आप को घर से अलग नहीं समझा। मुझे पता था कि कृतिका मंडे को व्रत रखती है, फास्ट करती है, तो उसके फलों की चाट बना देता था, उसके लिए पनी अलग निकाल देता था, बाकी सब खा लेते थे, बाकी हॉस्पिटल दिखा देगी। तो मैंने सबको प्यार से रखने की कोशिश की, मगर इसके हमारी बहू के कृतिका के जो मम्मी पापा गुड़गांव आए थे, आए चले गए, मगर उनका परिस्थिति दूसरा था, जो कि बाद में निकल के आया। मैं तो टीवी आज भी देखता, मुझे टीवी खोले हुए मेरे ख्याल में 3 महीने हो गए, तो अपने जो वीडियो डालता हूँ वही देखता हूँ मैं, बाकी मैं वही समाचार, कुछ पहले समाचार देखता था न्यूज़, बाकी कुछ नहीं देखता मैं टीवी पर। अब ये बकवास आती है सब टीवी पर न्यूज़ में भी, इसलिए वो भी मैंने 3-4 महीने से देखनी बंद कर दी। मैं 4 महीने के 6-7 महीने हो गए मैं न्यूज़ नहीं देखता, टीवी नहीं, सिर्फ जिस दिन वीडियो डाला वो देखता हूँ, बाकी कुछ नहीं देखता। तो उनका पर्पज़ ये था, वो पैसे के लालच में, हालांकि वो डॉक्टर जो है डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट रिटायर भी है, 1.5 लाख रुपये पेंशन मिलती है, जो मुझे सुभाष जी ने बताई, और सुभाष जी को 50,000, वो भी असिस्टेंट रिटायर में, मैं भी हूँ, तो 2 लाख रुपये महीना मिलते हैं, पैसे की कमी नहीं। उनके बाद मुझे जो सुभाष जी ने बताया कि 10 ट्रक है, तो मुझे बता रहे थे कि ये 35 लाख का तो जो चेसिस और इंजन आता है ट्रक की बॉडी, और उसके बाद उसकी ट्रक की बॉडी बनवानी पड़ती है, तो उसका अलग लगता है, यानी कि फिर 60,000 रुपये पर ईयर रोड टैक्स होता है 5 टन वाले ट्रक का। तो यानी कि तकरीबन ये सब मिला के 50 लाख का एक ट्रक पड़ता है। 10 ट्रक हुए तो 5 करोड़ के हुए, और 30% अपने पास से दिए, तो यानी कि 1.5 करोड़ रुपये अपने पास से दिया 5 करोड़ में, बाकी 3.5 करोड़ रुपये बैंक से लोन ले लो, जो किस्तों में वापस देते रहते हैं। मतलब अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। हाउसिंग लोन लो तो 15% अपने पास से लगाओ, और ये कमर्शियल लोन के लिए 30% देना पड़ता है। तो बड़ा बिजनेस है, 10 ट्रक तो ट्रांसपोर्ट तो बड़ा है, तो बहुत पैसा है, लालच, ग्रीड, एबनॉर्मल ग्रीड। तो अभी जो मैं गया था जनवरी में, मुग्धा का नवंबर में हुआ था उद्घाटन जो था, उसने घर में प्रवेश किया था अपने फ्लैट का, उसका बंगलौर चला गया था। तो बंगलौर में उस टाइम ठंडा थोड़ा मौसम होता है, तो मैं बाहर धूप में बैठा किताब पढ़ रहा था, तो कृतिका मेरे पास आई, कहना पापा हमने अपने पैसे दिए, आपके पैसे नहीं दिए। मैं चुप था। उसके बाद उसने बताया कि मुग्धा को 40 लाख रुपए दिए हैं। मैं चुप रहा। उसने मन्ना को 50,000 रुपये महीना देता है, मन्ना उसकी बड़ी बहन है। मैं किसी बात का जवाब देना ठीक नहीं लगता, मुझे जरूरत वो नहीं है, तो मेरी यहाँ में पैसे की कोई अहमियत नहीं है। तो एक दफ़ा जो था, जब वहाँ दिब्रिक्ष लैंड में थे, तो ये फ्लैट देखना है, मैं तो आ नहीं रहा था, मैं तो कई दफ़े देख चुका था गुलामट। तो मैं फिर बचपन का भी छोड़ दूँगा कि ये ले गए, मुझे नहीं माने। कृतिका के पापा कहने नहीं चलो अब 10 मिनट क्या भी करते,
वापस लौट के जो साथ ही चलते, मैं कहा नहीं छोड़ दो, मैं चल जाता हूँ पैदल। तो फिर वहाँ रुक गया, मुझे धूप में खड़े होने आदत है, तो मैं खड़ा हो गया वहाँ। सुभाष जी आके मेरे साथ खड़े हो गए, हो जाओ कोई भी हो जाओ, वो भी धूप में खड़े हो गए। फिर कहा कि मम्मी बैठ रही, कहा उसको मन्ना आ गई उसकी बड़ी बहन। आगे कहती है मुझे, अंकल मुझे हिंदू रिलीजन की नॉलेज है। मैं कुछ नहीं बोला। कहता मुझे ज्योतिष की नॉलेज है। तो क्योंकि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है डिस्प्यूटेड है, जो रिकॉर्ड में लिखी हुई है, और जो एक्चुअल में माँ बताती, तो मैंने हथेली फैला के कहा अच्छा मैं बताओ मेरी डेट ऑफ बर्थ कहाँ है। वो कहते नहीं अंकल ये नहीं आता मुझे। तो कहने मुझे संस्कृत श्लोक आते हैं। मैं नहीं बोला, मैं नहीं समझता उसमें संस्कृत के श्लोक कंपोज करने की वो ऑथर है किसी श्लोक की। कोई कहती है मुझे वास्तु आती है। अब वास्तु क्योंकि आर्किटेक्चर मैंने भी पढ़ा, मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ, वास्तु तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो मैं कहा कि बच्चों को ना उसकी बात सुन दे, क्योंकि मैं उसकी बात समझ गया था कि वो उसमें एसी के जो पाइप होते हैं पानी बाहर फेंकने के लिए डक्ट है, उसको कहने अंकल ये इसमें से पानी आएगा, बारिश का पानी होगा। मैं सुन के हैरान रह गया। मैं कहा इसने पता नहीं विस्कोसिटी पढ़ी है नहीं पढ़ी है। तो मैंने एकदम उसकी बात है कहा, मैं क्या इसने फिजिक्स पढ़ी है नहीं पढ़ी। कहती नहीं इसने MSc में क्या नाम BS इसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों में MSc की हुई है, और इसमें MBA भी किया हुआ, और इसमें उसका PhD की भी है इसमें मैनेजमेंट में। मैं लगा तो बड़ी हाईली क्वालिफाइड है। तो मैं समझ दिया इसको अकल नहीं है जो कह रही है इसमें 2 इंच के होल के डायमीटर में पानी चला जाएगा अंदर। तो जब उसने वहाँ हॉस्पिटल के नीचे कहा, मैं फिर घर पे लौट के आ गया, तो मैं तो किताब लिख रहा था अपनी, तो वो बीच में छोड़ के इन्होंने इनके कहीं से चला गया था। तो लौट के आया, फिर अपना कंप्यूटर खोल के बैठ गया, किताब लिखने आ गए, लैपटॉप खोल के बैठ गया। आके ये ऊपर गए, फिर आगे नीचे बैठ गए। तो उसने वही बात रिपीट कर दी। उसने रिपीट की, मैंने कहा मन्ना ये हिंदू किस भाषा का किस लैंग्वेज का शब्द है, उसकी उत्पत्ति कब हुई। मेरी बात सुन के ऊपर गई, 5-7 बार लौट के आई, अंकल मेरी नॉलेज तो 0 है, मुझे तो कुछ आता नहीं। चलो अगले दिन फिर आके बैठ गई मेरे पास, मैं किताब लिखने में लगा हुआ था, रात को भी जब दिमाग आता था हाथ से लिख के छोड़ देता, कागज पे सुबह बैठ जाता लैपटॉप। सुबह 6 बजे बैठ गया, 2-2 बजे तक लिख रहा हूँ, नहाया 2 बजे नहा रहा हूँ, उसके बाद खाना खा रहा हूँ। लिखने का कुछ सवाल था जो दिमाग में बात आई है। तो अगले आके बैठी, कहते अंकल आपने शराब पी है कभी। मैं कोई जवाब नहीं दिया। फिर अगले दोबारा पूछा अंकल आपने कभी शराब पी है, मैं तो कोई जवाब नहीं दिया। तो तीसरे लोग ने पूछा अंकल आपने कभी शराब पी है, मैंने हाँ कर दी। हाँ अब वो चालू कि क्यों पी, शरबत क्यों नहीं पिया, ये क्यों नहीं पिया, दूध क्यों नहीं पिया, लस्सी क्यों नहीं पी। मैं चुप रहा। वैसे रोजाना आके बैठ जाते जब मुझे उपदेश झाड़ते रहते। क्या उपदेश झाड़ने में कोई बुरी बात नहीं है, मैं इसको बुरा नहीं मानता। मैं एक तो मेरा वो जो मैं किताब लिख रहा हूँ उसमें मेरा उसमें डिस्टर्बेंस में फील क्या करता था, कोई भी आदमी मुझे कुछ है तो दूसरी। अब ये अजमेर का ही जो है आसाराम बापू, वो पाकिस्तान से आया था, सिंधी रूसी, और अजमेर की घोड़ा तांगिया यूनियन का अध्यक्ष बन गया, और उसने 1,500 करोड़ से ज़्यादा पैसे कमाई है धर्म कर्म के प्रवचन दे के, और कई लड़कियों के साथ उसने रेप किया, अपने मैनेजर का मर्डर करा दिया, विटनेस का मर्डर करा दिया। आज वो उम्र कैद की सजा जेल में काट रहा है। धर्म कर्म के बाबा करीम में पैसे तो बहुत हैं। ये मुरारी बापू जो रामायण का पाठ करता है, इसके बाद भी कहते हैं 1500-1600 करोड़ रुपया है। राम रहीम, उसको भी उम्र कैद की सजा हो चुकी है 2 केसों में। राम रहीम इंसान, लाखों फॉलोअर्स हैं उसके।
ये श्री श्री रविशंकर, ये शारदा, माँ शारदा, जिसके यूनिवर्सिटी शारदा यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इसका अपना हेलीकॉप्टर, अपना हवाई जहाज है, एयर स्ट्रिप है, और 8वीं क्लास तक पढ़ी हुई है। अपने हस्बैंड को तलाक दी तो बहुत पैसे कहते 2 लाख करोड़ से ज़्यादा इसके पास है। ऐसी कई औरतें हैं माँ शारदा जैसे, बहुत पैसे कमा रही हैं। तो अगर जो एकदम मुझे कृतिका कहा था ये शुरू से फोकस है रिलीजन पे, अच्छी बात है रिलीजन पर फोकस होना। दूसरों को बेवकूफ़ बना के पैसे तो खूब कमा सकते हो, तो अपनी भैंस से 50,000 रुपये लेके नहीं भी क्या जरूरत है। तो उसका हस्बैंड है, वो भी एक अच्छा आदमी है, भला आदमी है, बहुत मेहनती आदमी है, जेंटल आदमी है, संस्कारी आदमी है, वो भी तो कुछ ना कुछ कमाता होगा। तो जब हम किसी के सामने हाथ फैलाते हैं तो हम अपने आप अपनी निगाह में खुद गिर जाते हैं। देने वाला तो ऊपर से देने वाला तो जैसे भगवान बन जाता है, लेने वाला भिखारी बन जाता है। 250 गज का मकान उन्होंने, सुभाष जी ने मुझसे एक दफ़े तो एयरलाइन में कहा था, अग्रवाल जी हमारी, मैंने बताया था ऐसे है, तो कहने बिल बना दो हमारी, मैंने बताया था मैंने तो अपनी बना रखी है, कहने हमारी भी बना दो। तो मैंने उनसे पूछा ये मकान जो है किसके नाम पर, कहते शशि के नाम पे, मेरी वाइफ के नाम पे। वो भी साथ बैठी हुई थी, उन्होंने नहीं कहा बिल बना दो, मैं चुप रहा। तो मैंने उनको कहा कि जी ये लेडी के नाम पे है और लेडी अर्निंग है, 2 किस्म की लेडी होती है, जो सेल्फ अर्निंग होती है, सेल्फ इनकम से प्रॉपर्टी परचेज करती है, तो उसके बाद उस प्रॉपर्टी के जो है वो स्त्री धन होता है उसका, और लड़की वो जो पैदा होती है और जब तक मरती है, शादी में ससुराल से मायके से जो कुछ मिसाल कस्टडी होता है, तो उसे बेटियों का उस हक होता है। सेक्शन 14 जो है हिंदू सक्सेशन 1956 का, बेटों का या पति का कोई हक नहीं होता। तो मैं जानता था इस बात के लिए, मैंने उनको हाँ नहीं किया, मैं चुप रहा। फिर जो मिलावट परचेज कर लिया उन्होंने फिर मुझसे जिक्र किया, मैंने फिर उनको जवाब नहीं दिया, मैं बिल भी नहीं बनाई। मैंने कहा कि इलीगल होगी बिल, अब मैं इलीगल जो है काम करना पसंद नहीं करता, जिसकी मुझे नॉलेज है। तो मैंने नहीं बनाई, और मैंने मोहित को बता दिया था कि ये बिल जो है अगर मैं बना भी दूँ तो इलीगल हो गई है। जब प्रोबेट के लिए कोर्ट में फाइल कर गया एप्लीकेशन, तीनों बेटियों को, और जो देवती उनकी जो है, जो 15 साल से बड़ी, उनको नोटिस आएगा, किसी ने एक ही ऑब्जेक्शन कर दिया तो प्रोबेट नहीं हो पाएगा, उसके बिना उसको मिल्कियत नहीं मिल सकती जमीन को। तो कृतिका ने मुझसे कहा कि अग्रवाल कि पापा बेटियों को तो नहीं चाहिए। मैं कहा कृतिका तुमसे अपनी बात करो, तुम्हें नहीं चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। वो बाकी दोनों बेटियां वो अपनी बात की उनकी मर्जी है, तुम उन्होंने तो उनको पावर टॉर्नी नहीं दी है, और पावर टॉर्नी दे भी तो वो इलीगल होगी, बिकॉज दैट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड लॉ ऑफ द लैंड। तो सेक्शन 14, 15, 16 है हिंदू सेक्शन एक्ट का, तो वो नहीं कर सकते। अगर यहाँ तो वो सुप्रीम कोर्ट की अगर रूलिंग है, अगर जो कोई लेडी अपने हस्बैंड की इनकम पर डिपेंडेंट है, सेल्फ अर्निंग नहीं है, उस केस में वो कर सकती है, और उस केस में हस्बैंड और बेटे को दे सकती है, अदरवाइज बेटी को जाएगा। वो यहाँ तो जो शशि गया उसको अपने पति से ज़्यादा इनकम थी, वही तो यही रहे हैं मोस्टली। मैं 83 में प्रमोट हुआ, 2005 में रिटायर हुआ, मैं 23 साल असिस्टेंट दिए रहा हूँ। सुभाष जी तो मुझे 4-5 साल असिस्टेंट दिए रहे हैं, और दोनों बहुत पैसा कमाया। जो मुझे शशि ने बताया कि 88 बर्बाद कर लाते थे ये, जब ये रूरल डेवलपमेंट पर रहे 2-3 साल, प्रधानों से दोस्ती हो गई थी। मैं भी 1 साल रूरल डेवलपमेंट में रहा, सारे काम बंद करा दिए, जो भी स्कीम सैंक्शन लगाए उसमें ऑब्जेक्शन लगा दिए एक, और जो पिछले काम थे उनकी इंक्वायरी चालू कर दी, विजिलेंस इंक्वायरी। तो मैं कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकल ऑडिट का एक्सपर्ट हूँ, सब लेबोरेटरी में भेज देता हूँ तो खोद के।
सारे काम बंद हो गए, तो मुझे फरमा से 1 साल में ट्रांसफ़र हो दिया। इसने तो सबकी आमदनी खत्म कर दी, धंधा पानी बंद कर दिया। खैर वो बात तो ये थी कि उन्होंने अटैची भर के पैसे लाए, कहाँ गया सब वो। तो मेरी वाइफ रीता कहा करती थी चोरी का पैसा मुर्गी में जाता है, तो औलाद खराब हो जाती है जी चोरी के पैसे से। वही हुआ। और जब भी मैं लड़का तो पता नहीं कि वैसे बोलता बालता तो कम ही है, जो मैंने उसको देखा चुप ही रहता ज़्यादा, मैं मरना ज़्यादा बातों नहीं है। वो हाईली क्वालिफाइड है, इसमें धर्म के प्रवचन में तो बहुत पैसे कमा लेते हैं, पैसा ही पैसा है। तो बाबा जो बने बैठे हैं, कोई अपने को शंकराचार्य कहता, कुछ कहता, एक पता नहीं कौन सी, मतलब 7-8 लेडी ऐसी हैं जिनके पास 1000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है। उनमें सबसे प्रसिद्ध तो ये शारदा माँ है, मंगलौर वाली। वहाँ जो ये रहते हैं श्री राम चित्रकूट में, वहाँ पर भी उसकी बसाती है बच्चों को लेने को उसके स्कूल की। तो उसको जो हजारों करोड़ रुपया खुद कमा सकती है, उसको 50,000 रुपये लेने की हथेली फैलानी पड़े। तो या तो उसको यानी धर्म कर्म की नॉलेज नहीं है। आज पे तो वीडियो बना के आधा घंटे का डालो वीडियो ऑनलाइन, ऐड आएंगे, वो नीचे बहुत इनकम हो जाएगी। 500 जिस दिन आपके सब्सक्राइबर हो गए और 500 घंटों के वीडियो हो गए, पैसे आने शुरू हो जाएंगे। बहुत पैसा इस धंधे में तो। और धर्म कर्म के तो आदमी बहुत है डरपोक। तो जैसे मैंने चीज़ देखी कि जो धर्म कर्म वाले पत्थर के पीछे, वो मुझे कब बाद में कहा कि मेरे बाबा ने दिया। अरे बाबा तो मर गया, तू पत्थर के पीछे अपने बेटे को नीचे 11वीं मंजिल में फेंक रही है, उसके तू कॉन्सिक्वेंस नहीं सोचे। बड़ा चक्कर क्या है जो मैं कह रहा हूँ, ये पेरेंटिंग इन डिजिटल एज। मैंने मोहित को भी देखा, मुग्धा को भी देखा, ये मियाँ भी दोनों नौकरी करते हैं। मोहित को ऑफिस टाइम से पहुँचना, सेक्टर 62 में था जय नोएडा में ऑफिस, तो 30-35 किलोमीटर जाता था, 30-35 किलोमीटर आता था। कृतिका को 12 घंटे की ड्यूटी, कभी कभी नाइट ड्यूटी भी हो जाती थी, तो सबके टेंशन में रहते थे। पैसे तो कमाते थे, मगर हमेशा टेस्ट, इन्हें रोटी खाने की फुर्सत में आज भी नहीं है। तो उसमें तुम्हें खुशी तो मिलेगी, पैसा तो कमा लिया, कैरियर राइज हो गया, तुम सीनियर मेडिकल कंसल्टेंट बन गए, मोड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गया, वो तो हो गया, मैं क्या खुश हो। बच्चों को तुमने बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा, मैं देखता था दोनों पढ़ाते थे उसे, और उनकी बड़ी अच्छी किताबें थी, पीयूगी जैकी। हमारे ज़माने में तो ब्लैक एंड वाइट में होती थी, इनको कलर थी किताबें। मोहित के ज़माने में कलर नहीं थे, ब्लैक एंड वाइट थे। तो मैं तो खैर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहा, पर मोहित और कृतिका दोनों बहुत इन्वॉल्व रहे, मुग्धा भी बहुत इन्वॉल्व रही अपने बच्चों के साथ, क्योंकि उसके हस्बैंड पुनीत वो तो फिल्मी चक्कर में लगे रहते हैं। मोहित अपनी बेटी नव्या को और विरल को दोनों को पढ़ाती है। तो पेरेंट को जो है आज डिजिटल एज में बच्चों के साथ बहुत इन्वॉल्व होने की जरूरत है। जो कि मेरी परदादी के ज़माने में पापा को देखा नहीं, बाबा जो थे हमारे, उन्होंने हमारे पिताजी को क्या पढ़ाया, वो सिर्फ जो जहाँ पढ़ लिया, जितना नहीं पढ़ लिया। अब वही हमारे माता पिता ने हमको पढ़ने का नहीं कहा, जो पढ़ लिया, पास हो गए, फेल हो गए, एक ही बात है। वह अच्छा इंसान बनने की जरूरत है, वो सभी अच्छे इंसान थे, हम सारे भाई भी अच्छे इंसान हैं। एक तो धर्म जो है ये पॉइजन है, जहर है, जिसके नशे में एक माँ अपने बच्चों को 11वीं मंजिल से नीचे फेंक सकती है, हत्या कर सकती है।
अभी मैं देख रहा था, एक और थी, उसने वो 6 साल के बच्चे को नदी में फेंक दिया। मैं अखबार में पढ़ रहा था और वहाँ उसका बच्चे को मगरमच्छ खा गए। तो क्योंकि माएँ जो हैं आजकल बड़ी टेंशन में रहती हैं, तो वो अपने बच्चों की हत्या कर देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कौतुक केस तो बाद में देखेंगे, और ख़ास तो जो धर्म पूजा पाठ कर्मकांड करने वाली है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। क्यों सुबह उठेंगे, नहाए धोएंगे, पूजा पाठ कर रहे हैं, बच्चों को मोहित जो था सुबह उठाता था, उनको नुला धुला कर तैयार करता था स्कूल के लिए। तब तक नौकर जो है कुक जो ब्रेकफास्ट बनाता था, तो माँ तो सिर्फ उनका ब्रेकफास्ट जो है टिफिन में लगाने के लिए आएगी। उससे पहले उनका मंजन कुल्ला कराना, लैट्रिन कराना, नुलाना धुलाना, वो सब मोहित का काम, बाप का काम। वो पूजा करेगी, हॉस्पिटल भाग जाएगी, ड्यूटी देनी है भाई, बच्चे जाए बाहर। तो वो सुबह टिफिन लगाना स्कूल के लिए, वही काम रह गया माँ का, बाकी कुछ नहीं रहा। नौकरों के हाथ में पले हैं बच्चे, हमें हमारी माँ ने पाला, मेरे बच्चों को की माँ ने पाल रहा है, नौकरों ने नहीं पाला। मेरे पैसे नहीं थे नौकर रखता। तो एक तो जो बच्चे हैं उनको नौकर पालना है इस डिजिटल एज में। असली जो पीरियड तो सुबह शाम घंटा आधा घंटा मिलता। अब बच्चे बड़े हो गए तो पढ़ाने भी लगे ना, तो बच्चों की पीरियड जो है डिजिटल एज में वो मिक्स कर रही हैं, नौकरानियाँ कर रही हैं, और माता पिता हमेशा टेंशन में रहते हैं, बात बात में गुस्सा हो जाएंगे, बच्चों की पिटाई कर देंगे। मैं अपनी बेटी मुद्दा पूछा, मैं बेटा मैं तुमको भी मारा? कहती नहीं पापा कभी नहीं। मैं कहा मुझसे पूछो, मैंने किसी बच्चे को अपने कभी नहीं मारा, नेवर। अलबत्ता मोहित एकदम, मैं एक दफे से ये बात कही थी मैंने, तो मोहित ने कहा आप तो नहीं मारते थे, मम्मी तो मारती थी, क्रिकेट के बैट से मारती थी पढ़ाई के ऊपर लेके। मैं मुझे पता नहीं है। तो मोहित ने कहा माँ ने मारा होगा, कह रहा ठीक ही कह रहा होगा। तो मैंने अपने किसी बच्चों को कभी नहीं मारा, तीनों बच्चों को। तो ये अब क्या हुआ कि ये मैं देख रहा हूँ बच्चे, वो मेरी पोती जो है पीहू नभनिया, कई दफ़ा मुझे करेक्ट कर देती है। मैंने किताब वो लिखी थी उसमें, जब ये स्मार्ट सिटी विलेज फ्यूचर सिविलाइजेशन, तो एक चैप्टर था। मैं कहा पीहू देख इसे, पब्लिश करने से पहले। उन्होंने कहा पापा ये आपने फिगर लिखी है, वर्ड पब्लिशर गलत है। मगर नहीं ठीक है, मैंने अखबार उनके हिसाब से लिखे। कहते ही पापा गलत है, और उसने गूगल पर ढूंढ के मुझे दिखा दिया, पापा ये नहीं, ये तो 7.6 बिलियन है, अब आजकल तो 8 बिलियन है। मगर ठीक है, मैंने करेक्शन कर दी। तो वो भाई कई दफ़े करेक्शन कर देते थे मेरी किताब में, नबनिया। तो बच्चे हमसे बहुत इंटेलिजेंट हो गए। मैंने कंप्यूटर में इस्तेमाल करना सीखा है, मुग्धा सुगंधा से सीखा। वो तो छोड़ के चला गया था जॉब पे अपनी नौकरी करने दिल्ली में। मेरे पास वो डेस्कटॉप होता था पुराना, मैं करता था उसे। तो अब ये गुस्सा होते ही मैं कहा बेटा जैसे पापा आपको बताया, मैं कहा बेटा बुढ़ा आदमी भूल गया, कहते हमारे पास टाइम नहीं है इतना, अब कर देते आगे अगली ध्यान रखा करो। डांट खाता था बुढ़ा की और सुगंधा की, और फिर पूछ लेता था। सीख लिया। वही तो मुझे कई दफ़ा बताई, कई चीज़ें सिखाई, सीखना भूल जाता था। मुझे ईमेल में अटैचमेंट लगानी, ईमेल तो करना सीख गया था मैं, ईमेल में अटैचमेंट लगाने नहीं आया। वो मुझे मेरी बहू ने कृतिका ने सिखाया, एक ने सिखाया भूल गया। उसने 2 मेथड बताए थे, तो एक दफ़ा मेथड है वो मुझे याद है, फटाफट लगा लेता हूँ अटैचमेंट। तो सब अपने बच्चों से ही सीखा। मगर आज जो बच्चे हैं, आज तो ये जो है ना, उसको वर्ल्ड में ऐसे एनलार्ज करना को आ गया उंगली उसको मोबाइल में, तो बड़ा करके देख लो उसको शब्द को एंड पर। और ये बच्चे अंगूठे से और डार्पे की छोड़ रही है, जिस बॉडी के ऑर्गन को
ज़्यादा यूज़ करके वो बड़ा हो जाएगा। तो इनके शायद अंगूठे बड़े हो जाएंगे बच्चों के थोड़े एवोल्यूशन के मुताबिक। वक्त बदला, ज़माना बदला। तो हमने तो कभी कंप्यूटर ये देखा नहीं। मैंने फर्स्ट टाइम जो 2003 में इस्तेमाल किया है, जो बेटा MBA करके आया था ला के दिया मुझे कलकत्ता से। मुग्धा सोंडा से सीखा, फिर कुछ चीज़ें और मुझसे भी सीखी और फिर कृतिका से भी सीखी। और कभी जरूरत पड़ जाती थी, मैं अटक जाता था तो पीहू को, अपनी पोते को बुला लेता था हेल्प के लिए। तो करते थे मेरी हेल्प 2022 तक, या सवा दो साल पहले तक। अब ये बच्चे जो हैं, अब इसका क्या है, बड़ा अच्छा फायदा है। अब टीचर की जरूरत नहीं है डिजिटल एज में। सारी इंफॉर्मेशन तो जो है गूगल पे अवेलेबल है, गूगल बाबा पे। तो अब क्या है कि हम देखते हैं कि डिजिटल एज में, अब मैं इसको एज बाई जॉब, पुरानी बात हो गई बहुत। जब इन्फेंट बच्चा होता है ना, समझ 6 महीने की एज से लगा लीजिए आप 2-2.5 साल तक, उस टाइम उसको सेफ्टी की जरूरत होती है। सेफ्टी उसको माँ से मिलती है। माँ जॉब पे जाती है नौकरानी के हाथ में, वो जैसा चाहे बच्चों को वैसा रखे। तो उन्हें बता रहा हूँ क्यों मुझे ये है, मैं 90% श्योर हूँ। जब क्योंकि बच्चा क्यों कहेगा हाथ रख के आगे कि पापा शेम, उसने जरूर किया। तो ना तो बाप को पूछता है कि क्या शेम किया, ना माँ को पूछता है वो नौकरानी मेरे ने क्या किया। तो बाद में वो निकाला, वो चोरी भी करती थी मेरे को। तो 2-2.5 साल का जो इन्फेंट 3 साल तक लगा लीजिए आप, बल्कि 5 साल तक की इन्फेंट्री लगा लो। हालांकि LKG, लोअर KG, अपर KG में जाने लगते हैं बच्चे। मुझे फर्स्ट पहली क्लास में आता है तो वो उस टाइम 5 साल का हो जाता है। तो मैं देखता हूँ 5 साल से और 10 साल तक की एज के बच्चे, ये सब जो है, ये कंप्यूटर, लैपटॉप और ये स्मार्टफोन, खासतौर से स्मार्टफोन, वो तो खैर मैं देख रहा था, मेरी छोटी बेटी सुगंधा ने एक अडॉप्ट की बच्ची, तो मैं उसको अपने मोबाइल पे दिखाया था, बंदर का नाच है दिखाया। उसमें आते थे चिड़ियाएँ आ गई, रंगीन कलर की चिड़िया, वो म्यूजिक आ गया उसका बंदर के नाच वाले का, तो वो बंद हो जाता ज़्यादा देर में, तो कहते बंद, और उसको फिर दिखाओ। तो ये 1.5 साल का बच्चा जो है वो मोबाइल से खेलने लगता है, उसके लिए खिलौना हो गया टॉय। तो ये 5 साल से लगा के 10 साल की एज तक ये बच्चे स्मार्टफोन ये सब यूज़ करना सीख जाते हैं। फिर 10 से 15 साल के बच्चे होते हैं, 14-15 साल के आते हैं, तो उसमें हार्मोन्स उनके चेंज होने लगते हैं, एडल्टहुड की तरफ चलने लगते हैं। 14-15 लड़के लड़कियां सब को एजुकेशन पढ़ते हैं, दोस्ती होने लगती है, एक दूसरे से पासपोर्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। और फिर उसमें यह भी डाउट होता है कि कोई दूसरा बच्चा उसके पासवर्ड का मिसयूज ना कर ले, बहुत कुछ चांस हो जाता है। तो ये 15 से 18 साल की जो ये बड़ी खतरनाक है। इसमें बच्चे दोस्ती होने लगती है, हार्मोन्स भी चेंज होने लगते हैं, एडल्टहुड की तरफ चल पड़ते हैं। 18 ईयर्स की एज, टीनेजर से कि एज खत्म 18 दिनों पर एडल्टहुड की तरफ आते हैं। तो लड़के लड़की वो कहती है तो अपने कपड़े उतार, तो अपने कपड़े बना,
और उसकी वीडियो बना लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। आज का डीप फेक एक टेक्नोलॉजी है, डीप फेक में किसी फोटो को क्या बना दो, क्या फिल्म बना दो, कुछ पता नहीं। अब मुझे एक आध दफा देखी है, बिल्कुल असली जैसी दिखाई देती है। तो बच्चों से इस डीप फेक से बचाने की जरूरत है। अब वो माँ बाप की सुनेंगे नहीं बच्चे, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो माँ बाप जो उनको सिखा सकते हैं उससे ज़्यादा वो इस पे मोबाइल पे और फ़ोन पे और लैपटॉप पे देख लेंगे अपने। तो ये 18 से 21 साल 22 साल की तक ये डीप फेक का बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। उसके बाद फिर 20-25 साल की एज तक आते आते वो समझदार हो जाते हैं। मगर वो ब्लैकमेलिंग अभी भी चांस होते हैं, मगर फिर भी उनमें इतनी काबिलियत आती है वो दे कैन फेस फाइट बैक। बहुत से आदमी ब्लैकमेलिंग, मुझ में एक आदत है, मुझे कोई कभी ब्लैकमेल नहीं कर सकता। कि मुझे शक हुआ किसी पे तो मैंने उस पर काउंटर अटैक कर दिया। उसने मुझे ब्लैकमेल करने की उसकी टेंशन दिया नहीं थी, मुझे डाउट हुआ, शक हुआ, तो मैंने काउंटर अटैक कर दिया। मुझे शक होना चाहिए, सबूत नहीं चाहिए, मुझे सबूत देना उसका काम है। मैंने अपने चीफ हीरो को कुछ चीफ हीरो की सीट हटा दिया, एंटी करप्शन FIR से करा दी, ऑल कंट्रीमेंट पोस्टिंग। तो मेरा कहना है आज जो है डिजिटल एज में ये पेरेंटिंग इन बच्चों को, अब ये ML का जमाना आ गया, मशीन लर्निंग, GPT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। डीप फेक से तो बच्चा बहुत जरूरी है। और ये ड्रग्स, इनसे बचना जरूरी है। ड्रग्स में एक वन वे होता है, ये बच्चों की दोस्ती आती है, ड्रग लेने लगते हैं, लाइफ स्पॉइल हो जाती है। एक दफ़ा ड्रग लेना चाहो उसका वापसी नहीं है उसमें। तो ये डीप, अब ये मशीन लर्निंग और GTP आईए जो है, आज का टेक्नोलॉजी बड़ी फास्ट चल रही है। मेरा GTP आईए जो है 2 साल में आई है, अगले 2-3 साल में रहेगी, इससे भी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। तो ये सब जो है 20 साल के एज के बाद, अब मैं सारी चीज़ें गूगल पे देख लेता हूँ अपने लैपटॉप पे, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। अब मैं 80 साल का हो गया तो मैं करता रहता हूँ, ये पार्ट ऑफ माई हॉबी। तो डिजिटल एज में आज बच्चों को पेरेंटिंग, एक तो वो खुद ही मुसीबत में फंसे हुए हैं, दोनों जॉब में टेंशन में रहते हैं, उनके पास टाइम है नहीं। जो आज ये बच्चों ने की उसकी पिटाई कर दी, जो कि गलत बात है, नहीं करनी चाहिए। मैंने जितनी वायलेंस अपने बेटे मोहित के घर में देखी है, मैंने आई नेवर सीन, आई नेवर हर्ड। कृतिका को मैंने कभी मारते नहीं देखा, मोहित को बहुत मारते नहीं देखा। पता नहीं कहाँ से उसने सीखा, शायद आउट ऑफ टेंशन, मेंटल टेंशन में रहता है। मोहित है तो समझदार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस का आदमी है। तो मुझे लगता है ऐसा है कि इसके ससुराल वाले इसको ब्लैकमेल कर रहे हैं और कृतिका उनकी एजेंट है। उनको चाहिए पैसा, अपना पैसा बहुत कुछ है। उन्होंने मुग्धा सुगंधा की शादी इसलिए नहीं होने दी कि उनको पैसा चाहिए था, कि उनको ये लगा ये शादी करके तो जरूर पैसा खर्च कर रहे, तो होता ही है। सुगंधा ने कभी, वो हमेशा, वो तो विलिंग थी शादी के लिए, मगर कृतिका ने सारे वो फैला दी कि अफवाह कि ये शादी नहीं करना चाहती। पर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसका, मैं उसको बात मानूंगा ना। होती तो वो क्यों प्रेमी स्टूडियो में फोटो खिंचवा कर लाती, क्यों अपना CV बना के देती, क्यों अल्टाइट में जो मैं ड्रॉप बना के दिया उसको वेटिंग करती, क्यों अपना CV मुझे बना के देती। ये सब झूठ बात है। और फिर जो रिस्पॉन्स में आए थे 18-20, उसमें से उसने 2 को सेलेक्ट किया था लड़कों को। मैंने दोनों को कॉन्टेक्ट किया, एक ने मना कर दिया, एक ने मुझे बुलाया, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, मैं उससे बात करके आया। मगर कृतिका ने मुझे अपने भाई के लिए मुझे गुड़गांव के घर से निकलवा दिया।
उसके माँ बाप आए तो यानी कि उसके बाद हर साल आने लगे, फिर माँ आए वो शेरपुर में तो नहीं आए पर दिव्य लाइन में आते रहते थे। एक दिन वो झारखंड के इलेक्शन हुए थे, मैंने कहा मैं 10 मिनट न्यूज़ देख लूँ, वो नहीं मानी। शिवाजी जी ने भी कहा दे दो 10 मिनट के लिए, भाग रहे न्यूज़ देख ले, नहीं मानी। वो क्या मुझे कहती है, मोहित पीछे खड़ा था कि बेटी का घर मेरा घर है, मैं कुछ नहीं बोला। मोहित ने कहा ये मेरा घर है, पर उसने ऐसी दबाई की आवाज़ सुना कि उन्होंने सुना नहीं होगा। अब हर साल 2-3 साल में, साल 6 महीने में, साल में मेरा 4-6 महीने तो मैंने घर में भी देखा, झाड़ू में देखा, वही वो रहते हो बंगलौर में। अभी बेटी के अगर जाते हैं कुछ देखे आते हैं, उसे खाली हाथ थोड़े जाते हैं। और जिसके पास वो नहीं हो तो बात है, मुझे तो बहुत पैसा है। उस टाइम जो थी, मुझे भी मेरी 37,000 बेसिक पेंशन है, तो जब बंगलौर में था तो मुझे 50,000 रुपये पेंशन मिल रही थी, उसकी सुभाष जी को मिलती होगी। सुभाष जी ने मुझे बताया कि 1.5 लाख रुपये मिलती शशि को, तो 2 लाख रुपये बहुत है। 2 लाख था मेरे पास, तो 50,000 रुपये फालतू है, आधा भी खर्च नहीं होता। ऐसी बात पूछ देता हुआ अनाथालय में था, वहाँ देता था 11,000 रुपये का चेक हर महीने, वैष्णनाथालय में कॉर्पोरेट में। यहाँ पे भी गरीब बच्चों को दे देता हूँ पैसा। अब ये कल नौमी है, 8-10 बच्चों को बुला के उनको सबको 500 रुपये दे दूँगा। खाने वाना तो बनाने का खिलाने का मुझ पर टाइम नहीं है, तो ये क्या करेंगे इतना पैसा। ये 250 गज का होगा, 6 मंजिल का हो, वो बिल्डर के साथ मिलके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बहुत पैसा। और ये भी उसकी माँ कहती है गद्दी मुझे कि सब कहते हैं जिम में गद्दी पे बैठेगा, मैं कहा गद्दी पे तो बैठा हुआ ही है, और 10 ट्रकों की कमाई आ रही है। वो मुझे बता रहे थे सुभाष जी, ये सब जो है ये करके तो 1 लाख रुपये महीना बच जाता है एक ट्रक पे, तो 10 ट्रक पे 10 लाख रुपये महीना बच गया। उसमें 60,000 रुपये साल का रोड टैक्स चला गया, उसमें से कुछ किस्तें भी जाती होंगी बैंक की जो लोन लिया हुआ है, तो बहुत होता है 10 लाख रुपये महीना। तो भले ट्रांसपोर्टर हो गए 10 ट्रक वाले, ये तो ऑटो रिक्शा वाले कमा लेते हैं 500-600 रुपये रोज, तो 1,000 रुपये। टैक्सी वाले कमा लेते हैं, ओला उबेर का 1,000 रुपये पड़ ले, तो 10 तक तो बड़ी चीज़ है। तो 50 लाख का एक ट्रक है, तो जो 2 एक्सेल वाला होता है वो मुझे बताते हैं कि 2 एक्सेल का ट्रक जो है जैसे बॉडी 35 लाख की आती है, और बॉडी में तो 4 टन के ट्रक लगे हुए थे गैस की एजेंसी पे, 2 गैस की एजेंसी पे। और पता नहीं लगा, आजकल जो ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है उस पर अटैचमेंट कर देते हैं, वो पैसे आते रहते हैं, मेंटेनेंस, और ड्राइवर अपना रखना होता है, क्लीनर उसके ऊपर, हेल्पर जो ड्राइवर का, मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक। तो सारी बुकिंग वगैरह है वो ट्रांसपोर्ट कंपनी में बुकिंग होती है, वो उन्हीं से पैसा आता है पर किलोमीटर के हिसाब से, कितने किलोमीटर चला। तो अच्छा धंधा है ट्रांसपोर्ट का। तो ये कहती है कि वो जिम में कुछ नहीं, अरे उसको करने की आदत से डर सकते हैं उसके बाद 250 गज का हाउस में 6 मंजिल की बनाएगा कमर्शियल बिल्डिंग, लिफ्ट लगाएगा, तो 6 लाख रुपये महीने तो उसी में कमा लेगा, किराए में और रेंटल में, मेन रोड पे है इनका हुआ कमीशन। और इसको मन्ना को लेने की क्या जरूरत है 50,000, अपने धर्म क्रम में कमाए, वीडियो बना कर डाले हैं, सत्संग करें, वहाँ प्रोफेशन छाड़े अपना, भाषणबाजी दे, तो उसमें तो 5-7 लाख रुपये महीना कमा सकती है। और क्या हस्बैंड को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, अनूप को बेकार बेचारा 2 धक्के खाता पड़ रहा है। वो मैं ये लगा कि उन्होंने अपने लालच में मेरी जिंदगी में जहर खोल दिया, पैसे के लालच में सोना की शादी नहीं होने दी, और कृतिका ने उनको सपोर्ट किया है। क्या वो क्या सब किस्मत की बात है, इसलिए शायद सोना मुझसे नाराज रहती है। वो नाराज मुझसे होगी, मैं नहीं होता दोस्तों नाराज, मैं गुस्सा नहीं होता, गुस्सा होगी क्या फ़ायदा, खुश रहो, हंस रहो, मस्त रहो, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है। अब ये जग्गी है वसुदेव, बड़ा मशहूर है, इसके पास बड़ी प्रॉपर्टी है,
ये कहते हैं 20 करोड़ से ज़्यादा के कंप्यूटर में आश्रम बना रखा, नरेंद्र मोदी भी इसके पाँव छूटा। बीटेक है IIT बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, अमेरिका चला गया, इसने अपनी बीबी का मर्डर कर दिया। बड़ा महान संत है। पहले इंक्वायरी की CBI को ट्रांसफर कर दी, वो कुछ नहीं हुआ। अब फिर उसकी इंक्वायरी चल रही है, पता नहीं क्या चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जज ने अपने पास ट्रांसफर कर लिया मद्रास हाई कोर्ट से। इसके तो हाथ बड़े लंबे चौड़े हैं महात्माओं के। एक चीफ मिनिस्टर को हाई कोर्ट को क्या समझते हैं? कुछ नहीं। तो ऐसी जो था ओम जय जगदीश हरे, वो जो आरती है वो डॉक्टर रेड्डी होता था अमेरिका में, वो आंध्र प्रदेश का था। वहाँ उसने अमेरिका में अपनी बीबी का मर्डर कर दिया। मर्डर तो कर दिया, उसको गुस्सा हुआ, मैं बाद में उसको अफसोस हुआ। इंडिया लौट के आया, गाँव में आंध्र प्रदेश में अपनी माँ को बताया। उसने कहा मैं बड़ा परेशान हूँ। उन्होंने कहा सब तीर्थ यात्रा करवा, तीर्थ यात्रा किया, उसने शांति नहीं मिली। फिर उसकी माँ ने कहा, उसने कहा तो ऐसा कर, वो वहाँ चला गया हरिद्वार, वो हरिद्वार लग गया, वहाँ पर स्वर्ग आश्रम चला गया, वहाँ रहा 10-12 साल स्वर्ग आश्रम पर। वहाँ उसी की समाधि बनी है, जहाँ कुटिया थी उसकी जिसमें रहता था, वहीं पर उसकी समाधि बनी हुई है। और उसने शिवानंद ट्रस्ट बनाई है, शिवानंद, अपना वो अपना नाम बदल के अपना शिवानंद कर लिया। तो बोल शिवानंद स्वामी, आखिर में आता क्या है शिवानंद स्वामी, और जिसने अपनी मर्डर का क्या आज सब उसके नाम से आरती उतार रहे हैं। तो वो मुनि की रेती वाली साइड में है। मैं सुभाष जी जब एकदम मुलाकात हुई थी वहाँ स्वर्ग आश्रम पे, तो मैं इनको दिखाई थी उसकी कुटिया जहाँ रहता था वो शिवानंद डॉक्टर रेड्डी। मर गया। उन्हें डिवाइन लाइफ एक मैगजीन निकालता था 4 पेज की। मेरे फादर 2 रुपये साल का होता था, परचेज करते थे डिवाइन लाइफ। मैंने शिवानंद स्वामी की कई किताबें पढ़ी हैं, ओशो की भी पढ़ी है मैंने। मुझे भी किताबें पढ़ने का शौक है। मेरी ज़िंदगी में मैं खुश रहता हूँ, मगर मुझे एक ही बात का अफसोस है कि कृतिका ने सुवंदा की जो ज़िंदगी बर्बाद की है अपने माँ बापों को पैसा देने के लालच में। और वही कोई भी हस्बैंड वो चाहता भी घर में शांति रहे, वही शांति रहे। तो इसके घर वाले कृतिका थ्रू ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये सारी जिंदगी वहाँ रही जयपुर में। अब जब जैसे फ्लैट पटरी डेवलपमेंट परचेज किया, आ गई बंगलौर। उसके हस्बैंड अच्छे नहीं, भले आदमी अच्छे पैसे कमा रहे होंगे, इसको क्या है, तो 50,000 रुपये महीना के लिए हाथ फैला देंगे अपनी बहन के सामने। तो बहन तो बड़ी हो गई, भगवान बन गई, भिखारी हो गई। वो जो दूसरे से सामने हाथ, इतनी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद। मैं एकदम कह मैं करते हैं तुम्हारी फैमिली में सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड है। हमारी फैमिली में तो मेरे फादर थे। कि पापा क्या मैं नहीं हूँ? मैं कहा बात सुनो, तुम्हारी कितने साल की एजुकेशन चाहिए? ये तो इससे PhD क्या हुआ है मैनेजमेंट में। अरे इतने जो MBA के बाद तो ये ट्रंक की नौकरी नहीं करते 10-20 साल के बाद, 15-20 साल, ये ट्रंक की बेस पे ले लेते हैं प्रोजेक्ट्स, और उसको DPR बनाने से लगा के कमीशन करने तक का लेते हैं, कमीशन करके हैंड ओवर कर देते हैं जो कंपनी वाले से जिससे प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो जिसने PhD की हुई है मैनेजमेंट में, गजब की चीज़ है। मैं तो इसके अलावा किसी इतने हाईली क्वालिफाइड से अपनी जिंदगी में मिला नहीं है। मुझे भी MBA खाली, जिम्मे भी BSc MBA है, बहुत पैसे कमानी करनी। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़्यादा कमा देते हैं पैसे। वो 50,000 रुपये के लिए हाथ फैला, वो तो 50,000 रुपये रोड भी मार सकती है, उसको पैसा मांगने क्या रूट है। अब मुझे कोई आके यार मुझे भी तो ठेकेदार आया था 50,000 रुपये देने, मैं कहा 94-95 के बाद हम भगा दिया उसे। क्या करना मुझे तेरे पैसे का, तनख्वाह मिल रही है मुझे हर महीने। अब हर महीने पेंशन मिल रही है, जब तक जिंदा हो पेंशन मिलेगी। मेरे मरने के बाद सोना चाहिए तो ले लीजिए, ऑथराइजेशन है उसका। तो मुझे ये जान के बड़ी अफसोस हुआ, दुख हुआ। अफसोस तो क्या होना साले, मुझे की बात का अफसोस, की बात का दुख।
बथेरे पैसे हैं। अब शाम को भी हॉस्पिटल की ड्यूटी आ गया, उसने क्लिनिक खोल लिया। किस लिए? अपने लिए तो बहुत है ये। आराम करो। तो अपनी बहन को भाई को देने के लिए कर लिया। माँ बाप जैसे मैं बूढ़े वो भी है, किसकी आँख बंद हो जाए कुछ पता नहीं है। तो है, मैं खुश रहना चाहिए। मैं समझता हूँ मैं किसी के सामने जितने हाथ फैलाऊंगा उतने सबसे पहले अपनी निगाह में खुद गिर जाऊंगा नीचे, भिखारी बन जाऊंगा। मुझसे नीच कभी आदमी होगा नहीं कोई जो किसी के सामने हाथ फैलाऊं। और जबकि मुझमें काबिलियत है कि मैं 10 का पेट पाल सकता हूँ, 100 का पेट पाल सकता हूँ। और फिर मैं हाथ फैलाऊं, भीख मांगू। किसी से पैसा मांगना भीख मांगने बराबर है। और जबकि खुद में काबिलियत तो बहुत पैसा कमा रही है। और जिसको धर्म की इतनी नॉलेज है ये तो फुटपाथ पे बैठ जाते हैं ना ज्योतिषी, ये ज्योतिष आती है, वो रोजाना 1500 रुपये कमा कर ले जाते हैं। और उसको पैसे मांगने वाले जिसको हिंदू रिलीजन की नॉलेज है, वास्तु आती है, संस्कृत के श्लोक आते हैं, पता नहीं वो खुद कंपोज करते नहीं करते। मैं दूसरे के कंपोज के मैं पढ़ के सुना दूँ, ये वो नहीं है कंपोज। वो संस्कृत श्लोक वो है जो मैंने खुद अपने आप कंपोज किया। नगरची बंदर बन के क्या हुआ? खैर, तो मैं देखता हूँ सब ये डिजिटल एज में बच्चों को पालना वाकई बड़ा मुश्किल काम है। वो पलते हैं बच्चे, इनकी बहुत नॉलेज है, हमसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। हमने तो स्कूल की किताब से आगे कुछ पढ़ा ही नहीं। हाँ, ये दुनिया भर की बाकी सब किताबें पढ़ता है, वो तो शौक है, वो तो नॉलेज है बहुत सी चीज़ें। अच्छा ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, सत्यमेव जयते।